अभी मजहबी तंजीम गांधी मैदान में 29 जून को सत्ता के खिलाफ हुंकार भर रही थी और उनका कहना था कि 18% जो मुसलमान हैं वो सत्ता के खिलाफ जाएंगे, सत्ता के खिलाफ वोट देंगे। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि जातीय जनगणना के बाद 13.5% पसमानदा अरजाल मुसलमान है। लेकिन हमने देखा कि मंच पर जो वहाँ पर थे, जो लोग अर्श पर थे और जो लोग स्पीकर के पैनल में थे, उसमें एक भी पसमानदा अरजाल समाज के लोग नहीं थे। वो नीचे दरी पर बैठे हुए थे। ऐसे में वो किस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं कि पसमानदा अरजाल समाज उनका साथ देगा और पसमानदा अरजाल समाज गांधी मैदान में क्या कैसे आ गया। देखिए, ये कहना कि सत्ता के लिए हुंकार भर रहे थे और सत्ता को डरा रहे थे, सत्ता के खिलाफ डर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल वो जो बैठक हुई थी, वो जो रैली हुई थी या जिसको कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, वो अपनी दुकान बचाने की बात हो रही थी। चूँकि दुकानों पर सवाल था, दुकानों पर पसमानदा अरजाल मुसलमानों ने ताला जड़ दिया था और इसलिए जड़ दिया था कि ये जो टोटली मुस्लिम कह के जो बेवकूफ़ बनाते थे, वो पोल पट्टी खुल गया जाति गणना के बाद और सरकार ने जाति गणना कराकर पसमानदा अरजालों का भी जो है वो आँख खोल दिया और बताया कि तुम्हारी क्या स्थिति। आप देखिएगा, जाति गणना सिर्फ संख्या के लिए नहीं होती मुश्ताक राज साहब। अगर ये बात आप कहते हैं कि मुसलमानों को लेके वो प्रतिनिधित्व कर रहा था और वो टोटल मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, वो इदारा या तो संस्था, धार्मिक संस्था, मैं बता रहा हूँ आपको, ला रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको ये लगता है और उनका जो दावा होता था, तो उनके दावे की हवा तब निकल गई जाति गणना के बाद, जब ये हमको पता चला कि ईच एंड एवरी जाति का जो 1 से 1.5% जो है वो भीख मांगता है। अगर 127 जाति पसमानदा का, अति पिछड़ा का 27 जाति जो मुस्लिम है, वो उनका 1.5% अगर समाज भीख मांग रहा था और पिछड़ा का जो 5 है, पसमानदा जो ओबीसी के जो 5 जाति हैं, उनका भी अगर 1% भीख मांग रहा था, तो ये उन तमाम धार्मिक संगठनों पर सवाल था जो दावा करते थे कि हम 18% के मालिक है। आखिर उसका 1.5% समाज भीख मांग रहा था और बाकी जब भीख मांग रहा था तो बाकी लोग प्राइमरी एजुकेशन में नहीं थे, मिडिल एजुकेशन में नहीं थे, हाई स्कूल में नहीं थे और कॉलेज में नहीं थे। कुल मिलाकर के नौकरी में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1.5 से 2% है, तब जब उसको 27 और 18% का रिजर्वेशन मिला हुआ था। आप सोच सकते हैं कि ये लोग हमारे पसमानदा अरजाल और उतने बड़े अकूत जो 2.25 करोड़ के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग अपने जो 15% का जो समाज है, ये अपनी दुकान बचा रहे थे और हम लोग को माल समझ करके दुकान में सजाए हुए थे और उसको दिखा के सत्ता को डरा रहे थे। पहली बार सत्ता नहीं डरी, वरना आपको याद होगा उस 2018-19 का समय में जब दीन बचाओ देश बचाओ की बात आई थी, तो उतने बड़े रैली करा के 1 सीट पर बिक गए थे। लेकिन क्या इस बार बिक्री हुई? नहीं बिक्री हुई और ना बिक्री होगी। क्यों? क्योंकि सत्ता जान गई कि समाज 85% तो गांव पगडंडियों पर है, सब्जी बेच रहा है, दुनियागिरी कर रहा है, गोश्त बेच रहा है, वहाँ पर पंक्चर बना रहा है, खेत में है, खलियानों में है, मीर शिकारी कर रहा है, तमाम तरह की मेहनत कशी कर रहा है। ये जो लोग जिसको ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये इसका मालिक नहीं है। गांधी मैदान के मंच से जो मजहबी तंजीम मुस्लिम 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 कर रही थी और 17% कर रही थी, तो स्पीकर के पैनल में डॉक्टर एजाज अली, अली अनवर और फिरोज मंसूरी जैसे आपको आंदोलनकारी को स्पीकर के पैनल में नहीं रखने का क्या मकसद? क्या वो फिरोज मंसूरी से डरती है? एकमात्र मकसद था कि अगर डॉक्टर साहब वहाँ पर होते, फिरोज मंसूरी वहाँ पर होते, तो फिर वो बेच नहीं पाते, वो दुकान नहीं चला पाते, बल्कि ताला जड़ दिए जाते। उस मंच पर जाने का मतलब था कि उनकी दुकान बंद हो जाती, और कोई अपनी दुकान क्यों बंद करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अब ये बहुत दिन तक चलने वाला मामला नहीं है। अब हमारा समाज जग गया है, हमारा समाज उस संस्था से पूछता है कि आपके यहाँ जो अध्यक्ष है, सचिव है, सेक्रेटरी है, मेंबर है, हमको लिस्ट दिखा दो और बताओ कि नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा का जो जनगणना है या उनके उस समय की तत्कालीन सरकार की जो गणना है, उसकी जाति का कोई 1% का भी रिप्रेजेंटेशन है क्या? जो संस्था उसकी जाति का 1% का रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी, वो क्या सियासी रिप्रेजेंटेशन दे सकती है क्या? वो क्या सामाजिक रूप से हमको हिस्सेदारी दे सकती है क्या? वो क्या आर्थिक हिस्सेदारी दे सकती है? आप अच्छी तरह जानते हैं मुश्ताक साहब कि मुसलमानों में ज़कात होता है, फितरा होता है, 2.1% हमको देना होता है और बिहार के 2.25 करोड़ लोग 2.1 देते हैं।
2.25 करोड़ लोगों का 2.1 का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति अगर 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 50 रुपया दे, तो अरबों खरबों की संपत्ति जमा होती है। इसलिए अच्छा, अंत में मेरा यह सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में पसमानदा अरजाल समाज का रुझान किधर है? देखिए, पसमानदा अरजाल समाज हमेशा अब दकियानूसी और तमाम नारों के साथ नहीं खड़ा होगा। वो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के इस झांसे में नहीं आने वाला है। वो डेवलपमेंट के साथ खड़ा होगा और सीधा सीधा है कि पसमानदा अरजाल समाज की जो हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा जो सुनिश्चित करेगा, जो शोषित वंचित आज भी है, जिसकी आज तक विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, विधान परिषद में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, जैसा कि रोहिणी कमीशन जी कहते हैं। रोहिणी कमीशन के आयोग के आधार पर बताइए किधर है पसमानदा अरजाल समाज के साथ खड़ा है, डेवलपमेंट के साथ खड़ा, डेवलपमेंट के साथ खड़ा, डेवलपमेंट यानी सत्ता के साथ खड़ा। सत्ता नहीं, डेवलपमेंट का मतलब सत्ता नहीं है। अगर डेवलपमेंट के मतलब सत्ता होती तो 50 साल के कांग्रेस पार्टी के शासन होता और 50 साल में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई और मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर हो गई। तो वो मुसलमान कौन था? वो मुसलमान पसमानदा अरजाल था, अति पिछड़ा मुस्लिम था, वो कोई अशराफ नहीं था। ये जो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और ये उनका आईना है। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन देने वाला भी कांग्रेस, सच्चर कमेटी देने वाला कांग्रेस, और कांग्रेस ने इस देश के पसमानदा अरजाल मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता के साथ मुसलमान खड़ा होता है? बिल्कुल सत्ता के साथ खड़ा नहीं होता। मुसलमान आज की डेट में पसमानदा मुसलमान डेवलपमेंट के साथ खड़ा था, और वो डेवलपमेंट जो न्याय के साथ है, वो डेवलपमेंट जो विकसित भारत का कल्पना करता है, वो डेवलपमेंट जो राष्ट्रीयता के साथ खड़ा होता है, वो डेवलपमेंट जो अपनी मातृभूमि के साथ खड़ा होता है, वो डेवलपमेंट जो पूरी तरह से विश्व को 1947 में ले जाके 2047 में लाके विकसित भारत की कल्पना करता है, ये हमारा डेवलपमेंट है। और पसमानदा अरजाल मुसलमान उनके साथ खड़ा है। वो कौन सी पार्टी होगी, बिहार की जनता जानती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। आप थे प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब, जो हमारे जबलन सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।